राइट, शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह कि लोगों में डर है, आप में दहशत है, क्या कोरोना भारत में आने वाला है। लेकिन आज हम जिनपिंग को बताने वाले हैं कि नरेंद्र मोदी से क्या सीखने की जरूरत है। जिनपिंग ने सीखा होता नरेंद्र मोदी से तो आज चीन में जो हालात बद से बदतर है वो हालात ना हुए होते। इसलिए आपको देखना भी जरूरी है कि भारत ने क्या कुछ किया है, कुछ किया भी है या नहीं किया है। हमारा हाल चीन जैसा तो नहीं हो जाएगा। अगली तस्वीर दिखाई, चीन में जो ये लाशों का ढेर लगा है, कहीं ये भारत में ये हालात तो नहीं हो जाएंगे। तस्वीरें मैंने आपको कल दिखाई थी। अब डर अगला है कि हिंदुस्तान में ऐसे हालात तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि हम सब ने ये तस्वीरें देखी हैं। ये तस्वीरें डराने वाली, खौफजदा करने वाली थी, आज भी सभी के जहन में ताजा है। भारत में तो ये हालात नहीं होंगे, आपके दिमाग में भी यही चल रहा होगा। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं चीन में क्या हो रहा है। बच्चों को इतना बुखार आ रहा है कि आलू लगाकर बुखार उतारा जा रहा है। फुल स्क्रीन दिखाई जरा ये तस्वीरें। ये चीन के हालात हैं। जिनपिंग ने सीखा होता तो आज मासूम बच्चों का ये हाल ना होता। ये देख रहे हैं आप, चीन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बच्चों को इस कदर बुखार आ रहा है, बुखार उतर नहीं रहा है। माओ ने आलू छीलकर सर पर, माथे पर रख रखा है, छाती पर रख रखा है कि बच्चों का बुखार, टेम्परेचर कुछ कम हो, क्योंकि न डॉक्टर काम आ रहे हैं अभी, न दवा काम आ रही है। वहां हालात बद से बदतर हो चुके हैं। तस्वीर आपको बता रही है कैसे बच्चों का बुखार उतारने के लिए आलू का इस्तेमाल हो रहा है। अगली तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। चीन के हॉस्पिटल है इसी तरह भरे हुए हैं। सबको डर है कहीं भारत में तो ये हाल नहीं होगा, कहीं भारत में तो कोविड ऐसे पैर नहीं पसार लेगा। ये डर खौफ सबके जहन में है। आपको बताऊंगा आगे क्या हमें डरने की जरूरत है या सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जिनपिंग ने अगर मोदी से सीखा होता तो आज जो चीन में हालात हैं, लाशों का ढेर लगा है, यह आलम ना होता। रिपोर्ट देखिए। जिनपिंग मोदी से कुछ सीख पाते तो चीन में लाशों का अंबार न लगा होता। जिनपिंग मोदी की तरह कोरोना से लड़े होते तो चीन के शमशान शवों से आज न पटे होते। चीन भारत की तरह तैयारी करता तो आज मौत के वायरस से लड़ने के लायक होता। तो मोदी ने क्या किया जो जिनपिंग नहीं कर पाए? मोदी ने वो किया जो दुनिया का कोई नेता नहीं कर पाया। जब हिंदुस्तान में कोरोना से आतंक फैल रहा था, मोदी के विरोधी मोदी के थाली बजाने का मजाक उड़ा रहे थे, तो मोदी पूरे देश को एकजुट कर रहे थे। मोदी थाली बजाकर सबको एक सूत्र में बांध रहे थे। बस यही काम जिनपिंग ने तानाशाही के जरिए करने की कोशिश की और चीन में बवाल हो गया। मोदी ने इस आपदा में अवसर खोजा और देश के पूरे हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने की ठानी। आपदा बहुत बड़ी है, लेकिन आपदा को अवसर में बदलना ही मानव जीवन की विशेषता है। जब दुनिया की स्वास्थ्य सेवाएं बैठ गई थी, तब देश के कोरोना वॉरियर्स के उत्साह को बरकरार रखने के लिए मोदी के साथ पूरा देश दिया जला रहा था। तब भी विरोधी हंस रहे थे। बस जिनपिंग यही नहीं कर पाए और पूरा हेल्थ सिस्टम चीन में आज बैठ गया है। अर्थव्यवस्था के चौपट होने के डर के बावजूद मोदी के लिए देश और देश के लोग प्राथमिकता थे। जिनपिंग के लिए आज अर्थव्यवस्था पहले है, इसलिए जिनपिंग ने कह दिया है जो मरता है उसे मरने दो। और आज भारत का पूरा तंत्र कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए भी तैयार है और भारत के लोग भी। साल के पहले महीने के पहले हफ्ते में भारत 150 करोड़ 1.5 बिलियन वैक्सीन डोजेस का ऐतिहासिक मुकाम भी हासिल कर रहा है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या कुछ सीखने की जरूरत है जिनपिंग को मोदी से, और भारत ने क्या तैयारी की है। यह आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि सभी को डर लग रहा है कि हम कितने सुरक्षित हैं, हमारे बच्चे, हमारी औलादें कितनी सुरक्षित हैं, मां बाप कितने सुरक्षित हैं। देखिए जरा, तो आखिर क्या किया है मोदी ने? हुआ यह है कि जिनपिंग की तानाशाही भारी पड़ी, मोदी को जनता का समर्थन मिला देश में।
चीन ने दुनिया से झूठ बोला, मोदी देश को साथ लेकर लड़े हैं कोरोना से। चीन कोरोना को छिपाता रहा, भारत में केस आते रहे और एक्शन होता रहा। मौत के आंकड़ों पर चीन झूठ बोलता रहा, मौत के आंकड़े हमेशा दुनिया को बताएं। जीरो कोविड पॉलिसी चीन में नाकाम हो गई पूरी तरह। भारत ज्यादा वैक्सीनेशन से भारत को फायदा हुआ। चीन में वैक्सीनेशन की खराब नीति लागू हुई। वैक्सीनेशन को लेकर भारत ने शानदार काम किया है। दुनिया की किसी वैक्सीन को अनुमति चीन ने नहीं दी। जांच के बाद अधिकतर वैक्सीन को भारत ने अनुमति दी। जिनपिंग ने 3 साल लॉकडाउन लगा दिया कोरोना में। भारत में फेजेस में, चरणों में लॉकडाउन लगाए गए हालात देखने के बाद चीन ने लंबे बंद से नेचुरल इम्यूनिटी लोगों की डेवलप नहीं हुई, क्योंकि लॉकडाउन लगाए रखा जिनपिंग ने। कोरोना को रोकने के लिए लोगों में इम्यूनिटी नहीं आई। मोदी ने क्या किया? मजबूत वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी बढ़ाई लोगों की। कोरोना वैक्सीनेशन काफी कम हुआ चीन में। भारत में वैक्सीनेशन के 3 राउंड अब तक हो चुके हैं पूरे। चीन में वैक्सीन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भारत ने कई देशों को वैक्सीन भेज दी। चीन की वैक्सीन पूरी तरह से फेल हो गई। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट से मौतें कम हुई चीन के मुकाबले। चीन में दावा है कि 90% लोगों को वैक्सीन लग गई है, लेकिन सच यह है कि 38% लोगों को वैक्सीन लगी। और भारत ने पहली डोज 73% से ज्यादा लोगों को लगा दी है। पहली वैक्सीन 73.7%। दूसरी डोज लेने के बाद भी चीन में लोग संक्रमित हो रहे हैं और भारत में दूसरी डोज 68.3% लोगों को लगाई जा चुकी है। बूस्टर शॉट्स लेने वाले लोगों की संख्या चीन में बहुत कम है। भारत में ज्यादा जोखिम वालों को 100% वैक्सीनेशन कर दिया गया है। पहले जीरो कोविड पॉलिसी की सनक थी चीन में। भारत ने उस वक्त हालात के अनुसार हमेशा फैसले लिए। बिना प्लान बी के लॉकडाउन हटा लिया चीन ने, और भारत ने लॉकडाउन के दौरान थोड़ी थोड़ी छूट दी, धीरे धीरे रियायत दी लोगों को। चीन ने लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पर लोग निकल आए। भारत में जनता ने सरकार की बात मानी, क्योंकि मोदी आगे बढ़कर खुद झंडा बरदार थे। चीन में लॉकडाउन से कोरोना को रोका गया, दूसरा कोई उपाय नहीं था। भारत में कोरोना से लड़ने के लिए एक हेल्थ सिस्टम मोदी ने बनाया, क्योंकि अगर हमारा हेल्थ सिस्टम फेल था तो हमारे लिए आपदा में अवसर था कि अपने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाए। चीन ने यह नहीं किया। चीन ने लॉकडाउन लगाकर कोरोना को रोका। कोरोना की अब वापसी हो रही है। स्वास्थ्य सेवाएं चीन ने बनाई नहीं, तो अब स्वास्थ्य सेवाएं बैठ गई हैं, चरमरा गई हैं, ठप हो गई हैं। भारत में कोरोना से लड़ने के लिए मजबूत स्वास्थ्य सिस्टम, हेल्थ सिस्टम और मजबूत तैयारी है। यह सीखने की जरूरत है जिनपिंग को मोदी से। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर देखिए चीन में हालात क्या है। तस्वीरें देखिए जरा। पहली तस्वीर दिखाई, ये एक पिता को आप देख रहे हैं। घुटनों के बल एक पिता बैठा है, गिड़गिड़ा रहा है अपनी औलाद के लिए कि उसकी औलाद को बचा लीजिए। एक पिता को आप देख रहे हैं, गिड़गिड़ा रहा है। स्वास्थ्य कर्मी कुछ नहीं कर सकते, पिता रो रहा है, उसके बच्चे को बचा लीजिए, अपील कर रहा है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, एम्बियंस बढ़ाइए। देखिए कैसे रो रहा है पिता। मार्मिक तस्वीर है, पिता गिड़गिड़ा रहा है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, पिता गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है कि उसकी औलाद को अस्पताल में भर्ती कर लीजिए। लेकिन जिनपिंग ने कोई हेल्थ सिस्टम तैयार नहीं किया। ना अस्पताल में बिस्तर बचे, ना दवाएं बची हैं, ना मेडिकल कर्मी में वो उत्साह बचा है। 3 साल से लोग लड़ रहे हैं, इसलिए वो समझा रही है कि हम आपके बच्चे को भर्ती नहीं कर सकते क्योंकि जगह नहीं है। और पिता बेबस, मजबूर, सिर्फ गिड़गिड़ा सकता है क्योंकि अपनी औलाद की जिंदगी की भीख मांग रहा है। सिर्फ एक तस्वीर ऐसी चीन से नहीं आई है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए तस्वीर। लोग घर से ऐसे निकल रहे हैं, सोचिए जरा, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। चीन में लोग घर से कैसे निकल रहे हैं इस तस्वीर से देखिए जरा। मार्केट जाना है तो यह तरीका है कोरोना से बचने का। भारत में वक्त रहते तैयारी की गई तो यह दिन नहीं आए कि हमें आपको इस तरह से निकलना पड़े। चीन में देखिए लोग खुद को कोरोना से बचाने के लिए इस तरह के गुब्बारे में, एक बबल में घुसकर निकल रहे हैं रोड पर। कोई चीज खरीदने के लिए निकल रहे हैं। यही तरीका बचा है खुद को सुरक्षित रखने का।
ये डरा देने वाली तस्वीरें चीन से आ रही हैं। अगली तस्वीर आइए, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। एक शख्स, इसको देख रहे हैं आप, इतनी तबीयत खराब हो गई कि रास्ते में ही गिर गया ये बच्चा। रास्ते में गिर गया, फोन कर रहा है किसी को, बता रहा है कि वो चलने की स्थिति में नहीं है, गिड़गिड़ा रहा है, बुला रहा है, पुकार रहा है कि कोई आकर मदद करे। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीरें, सोचिए क्या आलम होगा। गाड़ी चलाते चलाते ये हाल हो गया कि आगे एक्सीलेटर बढ़ाने की स्थिति में नहीं है और रास्ते में ही बीच रोड पर ये बच्चा गिर गया है, बिलख रहा है, रो रहा है। किसी अपने को कॉल लगाया है कि कोई आकर बचा ले। देखिए, स्कूटी से भी सामान सारा निकलकर बाहर गिर गया है। किसी को फोन कर रहा है कि फौरन आकर बचाओ, लेकिन बात करने की भी हालत में नहीं है, बात भी नहीं कर पा रहा है और आंसू पोंछ रहा है। देखिए जरा, अपने आंसू पोंछ रहा है और उसके बाद फोन को अपनी छाती पर रख लेता है। ये डरा देने वाले, खौफ ज़दा कर देने वाले चीन के हालात हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूं क्या ये हाल पूरी दुनिया के 2023 में होंगे। नया साल फिर से इस तरह से वेलकम करेगा। चीन में हालात क्या है देखिए जरा। सबसे पहले ये हालात है, ये तस्वीरें डरा रही हैं। बिस्तरों में जगह नहीं बची है, जमीन और फर्श पटे पड़े हैं मरीजों से। चीन में दरअसल BF.7 वेरिएंट बेहद खतरनाक है और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बताया है। वैक्सीन से बनी एंटीबॉडी को भी चकमा दे रहा है ये नया वेरिएंट। ओमिक्रॉन वेरिएंट से कहीं ज्यादा घातक है ये BF और चीन के अस्पतालों में जगह नहीं बची है। वो इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं, हर अस्पताल का यही आलम। चीन में दवाएं तक खत्म हो चुकी हैं, मरीजों को दवा नहीं मिल रही है। जिनपिंग ने वक्त रहते ये सिस्टम खड़ा नहीं किया। साथ ही कोरोना केस चीन में घंटों में दोगुने हो रहे हैं। कल भी मैंने आपको बताया, इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि हर घंटे डबल हो रहे हैं। कोरोना मरीज, एक मरीज 16 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, संक्रमित कर रहा है। चीन में 80 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। 140 करोड़ की आबादी है, 80 करोड़ संक्रमित हो सकते हैं। 90 दिन में चीन की 60% आबादी संक्रमित होगी, यानी अगले 3 महीने में 80 करोड़ लोगों को कोरोना हो जाएगा। 21 लाख, सबसे बड़ी बात, कल तक ये मौत की आशंका चीन में 10 लाख थी। आज एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स कह रहे हैं चीन में 21 लाख लोगों की मौत हो सकती है। और बड़ी चीज ये, चीन से कोरोना का घातक स्ट्रेन पैदा हो सकता है और ज्यादा घातक। कोरोना की नई लहर का पीक 22 जनवरी तक चलने वाला है, जो पहली लहर है। दुनिया भर के विशेषज्ञ चीन की हालत से सबसे ज्यादा हैरान है कि क्या हो रहा है आखिर चीन में। चीन ने पहले की तरह चुप्पी साध रखी है, कुछ नहीं बोल रहा है चीन। चीन की सच्चाई बाहर ना आ जाए, जैसे पहले छिपा रहा था अभी भी छिपा रहा। इंसानों से पशुओं में अगर संक्रमण चला गया तो और ज्यादा घातक और खतरनाक हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं चीन में हालत क्या है। देखिए जरा तस्वीर जो मैं आपको दिखाऊंगा, न सिर्फ लाशें बिछी हैं, न सिर्फ अस्पताल में बिस्तर कम पड़ रहे हैं, बल्कि कब्र भी नहीं मिल रही है। कब्रिस्तान में भी जगह नहीं है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं चीन के कब्रिस्तान की। यहां भी वेटिंग लिस्ट हाई है। कब्रिस्तान में लोगों को जगह नहीं मिल रही है अंतिम संस्कार की। अब सोचिए, अभी ये स्थिति है, पहली लहर पर यह स्थिति है, अभी दूसरी और तीसरी लहर आएगी तो चीन में क्या हाल होगा। 21 लाख मौतों की आशंका जताई जा रही है। कब्रिस्तान में जगह नहीं है। आखिर इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ जिनपिंग है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको बताऊं चीन में कोरोना की सबसे खतरनाक लहर इस वक्त चल रही है। सामूहिक तौर पर अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। एक साथ 10-10, 20-20 शवों के अंतिम संस्कार हो रहे हैं। बीजिंग में 24 घंटे अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं हर वक्त। कब्रिस्तानों में लाशों को दफनाने के लिए जगह तक नहीं बची है। बीजिंग और चोंगकिंग, गुआंगझू, ये वो शहर हैं जो कब्रिस्तान, जिनके कब्रिस्तानों में भारी भीड़ है। शवों को दफनाने के लिए लंबी लाइन लगी हुई है और अंतिम संस्कार के लिए 2000 तक की वेटिंग है। कोरोना से मौत के आंकड़े छिपा रहा है चीन इस वक्त। नेशनल हेल्थ कमीशन ने सिर्फ 5 मौतें बताई हैं। सोचिए, लाश मैंने कल भी आपको दिखाई, आज भी दिखाई। चीन आज भी कह रहा है मौतें तो सिर्फ 5 ही हुई हैं। यही पहले भी करता रहा। सभी मौतें राजधानी बीजिंग में हुई हैं, चीन का कहना है। 2019 में भी कोरोना मौत पर चीन ने दुनिया से झूठ बोला था। अब तक सिर्फ उसने कहा है 5242 मौत हुई है। यह चीन का सफेद झूठ है। चीन में कोरोना से मौत के आंकड़े, दुनिया को इस पर शक है। इस बीच
बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी खबर यह है कि अस्पताल के बाहर लंबी कतारें लगी हैं चीन में। चीन में कोरोना से हालात और बिगड़ रहे हैं। तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं अस्पतालों के बाहर लंबी लाइन, लंबी कतारें आप देख रहे हैं। लोग बैठे वेटिंग में बैठे हैं। बाहरी इलाज चल रहा है लोगों का, ये हालात हो गए। बच्चे भी हैं इसमें, छोटे मासूम बच्चे, मां बाप हैं जिनके इलाज के लिए अभी इंतजार कर रहे हैं। वो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। एम्स की डॉक्टर है, सीनियर कंसल्टेंट है इन्फेक्शन डिजीज की, डॉक्टर अंकिता वैद्य। डॉक्टर अंकिता, ये तस्वीरें जो हमने दर्शकों को दिखाई हैं डरा रही हैं लोगों को। 20 लाख से ज्यादा मौत हो सकती है चीन में। कि जहां तक चाइना का सवाल है कि बहुत ज्यादा डेथ्स रिकॉर्ड हो सकती है, तो पहली चीज तो मैं ये बताना चाहूंगी कि चाइना में जब भी कोविड के केसेस सर्च करते हैं, बढ़ते हैं, तो वो कंप्लीट लॉकडाउन में चला जाता है। इसका नुकसान उसको ये होता है कि वो जो हर्ड इम्यूनिटी की हम बात करते हैं, जो हम अपने देश में देख रहे हैं, वो डेवलप नहीं कर पाती है। तो ज्यादातर जो उनका पॉपुलेशन है वो ससेप्टेबल पॉपुलेशन, यानी कि इस वायरस के चपेट में आ सकता है, उनके अंदर एंटीबॉडी नहीं होती है। तो अगर एक साथ बहुत से लोग अफेक्ट होते हैं इस वायरस से, और अगर पॉपुलेशन में ऐसा है कि बुजुर्ग ज्यादा है या बीमार लोग ज्यादा हैं, या जिनको ऑलरेडी कोई दवाइयां चलती हैं, या शुगर की, हार्ट की, कैंसर की, या कोई स्टेरॉइड्स लेते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है कि हम ऐसा देखें, ये भयावह रूप में आ सकता है। तो एम्स की डॉक्टर भी मानती हैं कि हालात और बदतर हो सकते हैं। आइए चीन की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं, चीन में दवाएं नहीं मिल रही हैं, दवाओं की किल्लत हो गई है, लोगों को दवा नहीं मिल रही है। ये एक तस्वीर है चीन की। अगली तस्वीर दिखाई सर। ये आप देख रहे हैं कि हालात क्या है भारत में। चीन में जो कुछ तस्वीरें आई, उसके बाद आज भारत में बहुत बड़ी बैठक हुई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने यह हाई लेवल मीटिंग ली है, भारत में हालात की समीक्षा की है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि भारत पर कितना असर पड़ेगा, भारत में क्या तैयारियां हैं और कैसे आपको बचना है, यह भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, चीन में हाहाकार के बीच भारत में अलर्ट है इस वक्त, और भारत में BF.7 वेरिएंट के 4 केस मिले। ये घातक वेरिएंट जो चीन में कोहराम मचा रहा है, भारत में कहा जा रहा है ये 4 केस हैं। गुजरात में BF.7 वेरिएंट के 2 मरीज मिले हैं। ओडिशा में BF.7 वेरिएंट का 1 मरीज मिला। अक्टूबर में गुजरात में BF.7 वेरिएंट के मिले 2 मरीज, और सभी केसों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। अब भारत में चीन जैसे हालात की संभावना कम है। भारत पहले ही कोरोना की 3 लहर झेल चुका है। ज्यादातर आबादी की इम्यूनिटी भी मजबूत हो चुकी है। मजबूत वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी और ज्यादा अच्छी हुई है। 21 दिसंबर को कोविड के एक्टिव केस भारत में 3408। ऐसे में भारत चीन जैसी तबाही की संभावना भारत में कम है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये कि अभी कैसे बचें, जिनको डर है वो क्या करें। चीन में बढ़ते केस के बाद सावधानी बहुत जरूरी है। अब तक अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लिया है तो बूस्टर डोज जरूर ले लें। कहीं बाहर जाएं तो मास्क लगाएं, कोशिश करें। बाहरी लोगों से मिलते समय एहतियात बरतने की जरूरत है। संक्रमण की आशंका पर तुरंत अपनी जांच कराएं। विदेशियों से मिलते हैं तो खास ख्याल रखें। हाई रिस्क मरीजों का विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कौन से मरीज? जिनको डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल के मरीज, ये अपना ख्याल रखें। सर्दी के मौसम में जुकाम खांसी पर एहतियात बरतें, आपके लिए जरूरी है। 3 दिन से ज्यादा अगर बुखार है तो कोविड टेस्ट करा लें अपना। ये सारी चीजें करने की जरूरत है। लेकिन इस बीच कुछ अजब और गजब हुआ। चीन में लाशों के अंबार आपने देख लिए, तो कोशिश ये कि भारत में एहतियात बरता जाए। इसलिए राहुल गांधी की ये जो भीड़ देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद कांग्रेस कह रही है। राहुल की यात्रा में लाखों लाख लोग आ रहे हैं। अगर वाकई लाखों लाख लोग आ रहे हैं तो ये भी कोविड का स्प्रेडर बन सकता है, इतनी भीड़ है। राहुल को खुद इस बात को समझना चाहिए। नहीं समझ रहे थे, इसलिए सरकार ने एक चिट्ठी लिखी। अगली तस्वीर दिखाई जरा। यह चिट्ठी खुद स्वास्थ्य मंत्री ने लिखी, राहुल के नाम ये चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने क्या कहा ये आपको बताऊं। लेकिन कहा गया कि भाई यात्रा खत्म कर दो या प्रोटोकॉल का पालन करो। तो कांग्रेस आग बबूला हो गई, गुस्से से लाल हो गई। देखिए रिपोर्ट। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं।
नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। मोहब्बत मोहब्बत चिल्लाने वाले राहुल का लोगों के लिए प्यार आज मंच पर टूट पड़ा। राहुल दरअसल फोटो खिंचवा रहे थे, तभी एक शख्स सेल्फी लेने लगा और राहुल ने प्यार इश्क मोहब्बत के फसाने किनारे कर उस शख्स का हाथ मरोड़कर उसका मोबाइल नीचे कर दिया। यही अहंकार और गुस्सा कांग्रेस को सरकार की एक अपील पर भी आ गया। कोरोना के चलते राहुल से भारत जोड़ो यात्रा खत्म करने की अपील की गई, लेकिन चीन में चाहे लाशों का ढेर क्यों ना लगा, राहुल को उससे क्या, कोई मरता है तो मरे, वो तो भारत जोड़ो यात्रा करते रहेंगे। देश को जोड़ना बड़ा काम है, मौत तो होती रहती है। सरकार ने राहुल से भारत जोड़ो यात्रा पर अपील की तो पूरी कांग्रेस टूट पड़ी। कल राजस्थान के 3 एमपी ने मुझे पत्र लिखा था कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में गए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। हिमाचल के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी भी भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, उसके बाद उसमें भी कोविड पॉजिटिव पाया गया और उसको देखते हुए राजस्थान में कोविड ना फैले, इस विषय के लिए आप कुछ कार्यवाही करिए। आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा एक विभाजनकारी विचारधारा हमेशा रही है और सामाजिक ध्रुवीकरण चुनाव के लिए एक रणनीति बन गई है। और तीसरी जो खतरा है, जो तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, वो राजनीतिक तानाशाही अभी हकीकत बन गया। संविधान का नजरअंदाज किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाएं कमजोर की जा रही हैं। यह भी अजब है, कहा जा रहा है संभल जाइए वरना कोरोना फैल जाएगा, तो कह रहे हैं संविधान को कुचला जा रहा है, संवैधानिक संस्थाएं कुचली जा रही। अब देखिए चिट्ठी में लिखा क्या गया है, बहुत सधे हुए शब्दों में लिखा गया है, किसी को भी इस पर ऐतराज नहीं हो सकता। कोरोना के खतरे पर स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने चिट्ठी लिखी राहुल को। राहुल और अशोक गहलोत दोनों को एक खत भेजा गया है। भारत जोड़ो यात्रा में कहा गया भाई या तो आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन करिए, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग कराया जाए और टीका लगा चुके हैं अगर तो उन्हीं लोगों को यात्रा में शामिल करवाइए। अगर ऐसे लोग हैं जिन्होंने टीका नहीं लगवाया तो वो आकर कोविड फैला देंगे। शामिल जो लोग हो रहे हैं पहले और बाद में उन्हें आइसोलेट कर दीजिए, क्योंकि भीड़ में खड़े थे, न जाने कौन क्या संक्रमण ले गया हो। यह लोगों के लिए भी जरूरी है। अगर राहुल लोगों से वाकई मोहब्बत करते हैं, जिनको अपने साथ यात्रा में जोड़ रहे हैं, उनकी फिक्र करते हैं, तो उनके लिए जरूरी है। प्रोटोकॉल ना मानने पर अगर नहीं मान रहे तो फिर यात्रा स्थगित कर दीजिए। देशहित को ध्यान में रखकर फैसले की अपील की गई। राजस्थान के सांसदों ने मंडाविया को चिट्ठी लिखी। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल को खत लिखा। उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया। मंडाविया की सलाह पर कांग्रेस बीजेपी अब आमने सामने। कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा है। सुनिए दिग्विजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। अनुराग ठाकुर उन्हें जवाब दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए उनका षड्यंत्र है। हम लोग सबसे पहले तो इस बात को कहना चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का ये प्रयास है, जो मोमेंटम प्रदेश के बाद मिल रहा है, प्रदेश में मिल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी घबराए हुए हैं, संघ घबराया हुआ है, इसलिए ये उनका कुटिल प्रयास है। सवाल ये खड़ा होता है, क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है? ये तो मैं मान सकता हूं कि आज भी गांधी परिवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि आज भी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल एक परिवार तक अपने आप को सीमित रखता है और उसके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी तैयार होता है? कांग्रेस कह रही है मोमेंटम मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा पर। इतना मोमेंटम मिला कि गुजरात में 17 पर अटक गए। अब देखिए सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है।
सबसे पहले अधीर रंजन चौधरी ने कहा, गौरव भाटिया ने लिखा, समझदार पार्टी सुझाव के लिए धन्यवाद देती है। पवन खेड़ा ने लिखा, बीजेपी की यात्राओं को क्यों नहीं रोका गया। अनुराग ठाकुर लिख रहे हैं, क्या एक परिवार प्रोटोकॉल से ऊपर है। दिग्विजय सिंह ने लिखा, भारत जोड़ो यात्रा रोकने की साजिश हो रही। आरपी सिंह लिख रहे हैं, आरपीएन सिंह, पहले इन लोगों ने वैक्सीन का भी विरोध किया था। गहलोत ने लिखा, घबराई सरकार यात्रा को डिस्टर्ब कर रही है। रणदीप सुरजेवाला लिख रहे हैं, यात्रा पर नहीं चीन पर निशाना साधे सरकार। तो ये दिन भर घमासान चलता रहा। आप जरा सुनिए, राहुल गांधी राजस्थान में कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा, अब हरियाणा में एंटर हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं, गौरव भाटिया उन्हें जवाब दे रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी की यात्रा पूरे देश के अंदर ही जिस प्रकार कारवां चल पड़ा है उसका बड़ा इम्पैक्ट है। केंद्र सरकार खुद जो है डिस्टर्ब हो रही है। ये हालात क्या कहते हैं, बौखलाहट है। वो कल ही पत्र लिखते हैं उनको कि राजस्थान में यात्रा चल रही है और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, और क्यों कोरोना फैल रहा है तो इसलिए आप इनको पाबंद करें कि ये कोरोना किस प्रकार से यात्रा कर रहे हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए, ये वो पार्टी है कांग्रेस जो कोविड को मोविड बुलाती है। तो आज मैं इतना ही कहूंगा, राहुल जी, बी राहुल नॉट रोविड। मत करिए ऐसा काम। आप तो अपना सत्ता का सुख भोगने के लिए ऐसी नफरती यात्रा निकाल रहे हैं जिसमें हमने देखा है जॉर्ज पुनैया से लेके तमाम ऐसे लोग जिन्होंने भारत के टुकड़े हो जाए ये कामना की, वो आपके साथ थे। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र। सियासत की दुनिया की खबर है और बड़ी खबर है। खबर यह है कि महाराष्ट्र का पहला रिपोर्ट कार्ड आ गया। बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े धुरंधर मैदान में उतरे, यानी बीजेपी, शिंदे की शिवसेना, उद्धव की शिवसेना और एनसीपी शरद पवार की पार्टी। लेकिन रिपोर्ट कार्ड जो आया है वो बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर लाया। अगली तस्वीर दिखाइए। देवेंद्र फडणवीस के लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि बीजेपी ने फुल मार्क्स से जीत हासिल की है। देवेंद्र फडणवीस, पहला रिपोर्ट कार्ड। अगली तस्वीर दिखाइए। जश्न हो रहा है, ये जश्न की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। महाराष्ट्र में बड़ी जीत हासिल हुई है पंचायत चुनाव में। ये देख रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे खुद सामने आए। देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे को मिठाई खिलाई है, जीत की मिठाई है, मुंह मीठा कराया है। ये पहला चुनाव था, ये पहला चुनाव था शिंदे और फडणवीस के लिए। पहला रिपोर्ट कार्ड है, पहले नतीजे आए। अब जरा देखिए, इन नतीजों में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है और उद्धव की करारी हार हुई है। उद्धव के लिए इतना बड़ा झटका है, जैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी गई और झटका लगा, वैसे यह हार इतनी करारी हार है पंचायत चुनाव में। 5वें नंबर पर आए उद्धव, 5वें नंबर पर। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे सरकार का पहला रिपोर्ट कार्ड आ गया है। बीजेपी ने सभी पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए अव्वल नंबर हासिल किए हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बड़े बड़े दावे कर रहे थे। वो बीजेपी और शिंदे को सबक सिखाने का दम भर रहे थे, लेकिन पंचायत चुनाव के नतीजे आए तो उद्धव के दावों और दम की पोल खुल गई। ग्राम पंचायत के चुनाव में उनकी पार्टी यानी शिवसेना, उद्धव आखिरी पायदान पर रही। जिस बीजेपी पर उद्धव ने सबसे ज्यादा हमला बोला, उसने पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की। यहां तक कि शिवसेना से ही अलग होकर दूसरी पार्टी बनाने वाले शिंदे ने भी उनसे ज्यादा सीटें जीती। बेशक पंचायत का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, लेकिन इसका असर बीएमसी और विधानसभा चुनाव पर ही पड़ता है। ग्राम पंचायत के चुनावों में हार जीत यह भी तय करती है कि जमीनी स्तर पर पार्टी को कितना जन समर्थन हासिल है। फिलहाल जो नतीजे आए हैं वो उद्धव गुट के लिए बहुत बड़ा झटका है और बीजेपी शिंदे गठबंधन की उम्मीदें बढ़ाने वाले हैं।
नतीजे बहुत दिलचस्प हैं। उद्धव की इतनी बुरी हार हुई है जो वो सपने में भी नहीं सोच सकते। नतीजे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा सुनिए पंचायत चुनाव में हार पर उद्धव बहाना क्या बना रहे हैं। सुनिए। गांव के लोग जो होते हैं वो आपस में मिलजुल कर भी चुनाव लड़ते हैं। अब कभी कभी उसमें कुछ पार्टियां या पॉलिटिकल पार्टी होती भी नहीं, तो ऐसे लोग भी लड़ते हैं, वो उनकी अधिकार है। तो इसका मतलब ये मेरी पार्टी नंबर 1 पर या मेरी पार्टी हार गई, ऐसे नहीं। ये गाँव वालों की अगर उनकी बात होती है आपस में तो अच्छी अपनापन है, तो उसमें किसी ने उसके ऊपर नियम पता महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और हमारे शिंदे जी के नेतृत्व की बाळासाहेबांची शिवसेना, इनको प्रचंड यश मिला है। 3029 पंचायतों में हमारे सरपंच चुनकर आए हैं और ग्रामीण जनता ने इस सरकार के ऊपर पूरा विश्वास दिखाया है। रिपोर्ट कार्ड ग्राफिक्स दिखाऊंगा, इंतजार लंबा होगा तो आप भी समझ पाएंगे कि नतीजों में क्या फर्क आया है। लेकिन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इन नतीजों का मतलब क्या है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले नंबर पर बीजेपी आई है, दूसरे नंबर पर एनसीपी शरद पवार की पार्टी, तीसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे की पार्टी है, चौथे पर कांग्रेस है और पांचवें पर उद्धव ठाकरे हैं। अब इन नतीजों का मतलब क्या है। पंचायत चुनाव में उद्धव गुट को यह सबसे बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस से भी पिछड़ी उद्धव की पार्टी 5वें नंबर पर, कांग्रेस चौथे नंबर पर। गांव में उद्धव गुट की पकड़ कमजोर हो गई है। जमीनी स्तर पर उद्धव की लोकप्रियता घट गई है। किसान मजदूरों का उद्धव गुट से मोहभंग हो गया है और शिंदे के अलग होने से उद्धव की पार्टी और कमजोर हो गई। पार्टी संगठन की आम लोगों तक पैठ नहीं है, कार्यकर्ताओं में पहले जैसा उत्साह नहीं रहा है और उद्धव गुट पर अस्तित्व का संकट और ज्यादा बढ़ गया है। गांव में भी अवसरवादी की छवि बन गई है। उद्धव गुट को अपने गढ़ में हार मिली है। गढ़ कौन सा? शिवसेना का गढ़ हुआ करता था ठाणे। ठाणे में स्थिति देखिए, ठाणे में बीजेपी को सबसे ज्यादा 20 सीट मिली है। ठाणे में शिंदे गुट को 13 सीटें मिली हैं। ठाणे में उद्धव गुट को 5 सीट मिली है, इसीलिए 5वें नंबर पर है। अगले चुनाव के लिए उद्धव का दावा और कमजोर हो गया है। महाविकास अघाड़ी में भी हैसियत और घट गई है। साथ ही साथ हालत यह है कि सरकार के विरोध का मोर्चा कमजोर पड़ जाएगा। महाराष्ट्र में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। सरकार के कामकाज से गांव की जनता खुश है। शिंदे फडणवीस के काम पर गांव की मुहर लगी है इस जीत के साथ। अगले चुनाव के लिए बीजेपी में उत्साह और बढ़ गया है। आइए अब ये जो नतीजे हैं ये बता रहे हैं कि आखिर उद्धव ठाकरे के लिए ये रेड अलार्म है, ये लाल सिग्नल है उद्धव ठाकरे के लिए कि लोगों ने, जो गांव के लोगों ने जवाब दिया है, बता दिया है कि आप उनके लायक नहीं हैं। और अब अगला चुनाव बीएमसी का होना है। अब ये नतीजे आपके सामने आ गए हैं। एक्सक्लूसिव ग्राफिक्स आप देख रहे हैं। नतीजे देखिए जरा। महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव के नतीजे आए हैं। बीजेपी को मिली है 2318 सीटें, 2318 सीटें। शिंदे की पार्टी 821 पर जीत हुई है और उद्धव ठाकरे 726 तीसरे नंबर पर है। यानी यहां तीसरे, वैसे 5वें नंबर पर हैं। क्यों? क्योंकि एनसीपी को मिली है 1523, कांग्रेस को मिली है 1001 और अन्य के खाते में 1362। अन्य से भी पिछड़े हुए हैं उद्धव ठाकरे। ये नतीजे ये बता रहे हैं। लेकिन अब दूसरी परेशानी उद्धव ठाकरे के लिए जो आने वाली है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये नतीजे क्या कह रहे हैं। बीएमसी का चुनाव अगला बड़ा चुनाव होने वाला है। बीएमसी नाक की लड़ाई उद्धव ठाकरे के लिए। गांव ने रिजेक्ट कर दिया और लेकिन बीएमसी भी हार गए अगर उद्धव, तो इसका मतलब शहर भी रिजेक्ट कर चुका है। मुंबई शहर ने भी नकार दिया है उद्धव और उनकी शिवसेना को। बीएमसी अगर हार गए, बीएमसी में होना क्या है देखिए जरा। हकीकत यह कि 25 साल से
बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है पिछले 25 साल से। जिसके पास बीएमसी की सत्ता, वो मुंबई का राजा, मुंबई का किंग कहलाता है। पूरा क्षेत्र बीएमसी के अंतर्गत मुंबई का क्षेत्र आता है। कई छोटे राज्यों से ज्यादा बीएमसी का बजट है। देश का सबसे अमीर नगर निगम है बीएमसी। बीएमसी में अभी कुल 227 सीटें हैं। बीएमसी का बजट 49,000 करोड़ से ज्यादा का है। आप अंदाजा लगाइए, 49,000 करोड़ से ज्यादा का बजट। वाकई राजा कहलाता है बीएमसी पर जिसका अधिकार होता है। 2017 में शिवसेना को 84 सीटें मिली थी, 84, और तब बीजेपी को 82, सिर्फ 2 सीटें कम थे शिवसेना से बीजेपी। तब शिंदे शिवसेना के साथ थे, आज शिंदे बीजेपी के साथ है। उद्धव की जीत में शिंदे का बड़ा हाथ था उस वक्त, और ठाणे मुंबई क्षेत्र में शिंदे का बहुत असर माना जाता है। बीएमसी जीतने की बड़ी तैयारी कर ली है शिंदे गुट ने, और बीजेपी ने बीएमसी में 150 सीट का टारगेट रखा है। शिंदे के साथ गठबंधन कर सकती है बीजेपी, यह एक बड़ा सिग्नल है। 2023 में होगा बीएमसी का अगला चुनाव। मुंबई में करीब 1.5 करोड़ वोटर है बीएमसी चुनाव के लिए। 50 लाख आबादी हिंदी भाषियों की है। तो ये नतीजे महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताने जा रहे हैं, इमरान खान को आप जानते हैं। इमरान खान की एक सीक्रेट बेटी भी है, यानी वो बेटी जिसको कोई नहीं जानता है। सीक्रेट बेटी पर इमरान संकट में है। इमरान खान मुश्किलों में है, उनके लिए हिला देने वाली खबर है, उनकी सियासत खत्म होने वाली खबर है, क्योंकि ऑफिशियली तो उनकी 3 पत्नी हैं, 2 पूर्व और 1 अभी, लेकिन एक सीक्रेट बेटी भी है, ये कोई नहीं जानता था। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये है इमरान की वो गर्लफ्रेंड जिनसे उनकी सीक्रेट बेटी है। इनका नाम है सीटा वाइट। इमरान की गर्लफ्रेंड सीटा वाइट। इमरान की इस गर्लफ्रेंड जो उनकी बेटी है, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। यह है वो बेटी इमरान खान के बगल में बैठी। पहली बार आप ये देख रहे होंगे टेलीविजन पर, इमरान की एक सीक्रेट बेटी है जो दुनिया नहीं जानती। इमरान उसके साथ इस वक्त बैठे हुए हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अब आप देख रहे हैं, ये सीक्रेट गर्लफ्रेंड कहेंगे, ये इमरान खान, और ये सीक्रेट बेटी आप देख रहे हैं। इस पर इमरान खान फंस गए। पाकिस्तान में सियासतदानों ने इमरान खान की सियासत पर फुल स्टॉप लगाने की तैयारी कर ली है इस सीक्रेट बेटी के नाम पर। पहले रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की एक बेटी है। इमरान ने इस सच को कभी खुले तौर पर स्वीकार नहीं किया, लेकिन कहते हैं सच पीछा नहीं छोड़ता। बेटी टैरिन का सच फिर इमरान के सामने आकर खड़ा हो गया है। मामला कोर्ट पे पहुंच गया। कोर्ट ने इमरान से पूछा है कि बेटी टैरिन का सच क्या है, सबूतों के साथ जवाब दीजिए। इमरान खान महिलाओं से अपने रिश्तों को लेकर हमेशा चर्चा में रहे। 1995 में ब्रिटेन के अरबपति की बेटी जेमिमा गोल्डस्मिथ से शादी की। दोनों की शादी 9 साल बाद 2004 में टूट गई। जेमिमा तलाक लेकर वापस लंदन लौट गई। जेमिमा और इमरान के 2 बेटे भी हैं। 2015 में इमरान खान को फिर प्यार हुआ और टीवी पत्रकार रेहम खान से शादी कर ली। महज 9 महीने बाद ही रेहम और इमरान की शादी टूट गई। रेहम ने इमरान पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए, लेकिन इमरान को फिर प्यार हो गया। इमरान ने तीसरी शादी 2018 में राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखने वाली बुशरा बीबी से की। कहा जाता है कि बुशरा ने इमरान को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जादू टोना भी करवाया था। इमरान की कुर्सी को बचाने के लिए बुशरा बीबी ने जिंदा मुर्गों को आग में जलाया था। बुशरा भी इमरान के साथ ही रहती है। अब आइए, मैं सीक्रेट बेटी की इमरान खान की पूरी कहानी बताने जा रहा हूं कि सीक्रेट बेटी कब पैदा हुई, किसकी है, कहां से आई और इमरान की जिंदगी में अब कैसे नासूर बनने वाला है। इमरान खान के एक अमेरिकी मॉडल के साथ रिश्ते थे। तस्वीर आप देख रहे हैं ऊपर, मॉडल के और उधर बेटी के। 1987 87-88 तक इमरान सीटा वाइट के साथ थे। सीटा वाइट ने 15 जून 1992 को एक बेटी को जन्म दिया। सीटा वाइट ने दावा किया कि इस बेटी के पिता, इस लड़की के पिता इमरान खान। इमरान खान ने सीटा के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। सीटा वाइट ने कैलिफोर्निया हाई कोर्ट में अपील की। उसके बाद 1997 में
हाईकोर्ट ने इमरान को पिता घोषित किया। कोर्ट ने कहा टेरिन वाइट के पिता इमरान खान ही हैं। कोर्ट ने फैसले में कहा था सीटा का दावा अगर झूठा है तो इमरान ने डीएनए टेस्ट से इनकार क्यों किया। इमरान ने डीएनए टेस्ट नहीं करवाया। इमरान ने जांच के लिए ब्लड सैंपल नहीं दिया था उस वक्त। 1998 में इमरान काफी ड्रामे के बाद टेरिन से मिले थे, तब भी इमरान ने टेरिन को अपनी बेटी नहीं माना था। सीटा ने ब्रिटिश कोर्ट से भी पैटर्निटी केस जीत लिया था। कोर्ट के फैसले के बाद सीटा वाइट बहुत खुश थी और सीटा ने कहा था इमरान को झूठ के लिए माफी मांगनी चाहिए, इमरान को अपनी बेटी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। 2004 में सीटा वाइट की हार्ट अटैक से मौत हो गई। टेरिन वाइट 30 साल की इस वक्त हो चुकी हैं और अमेरिका में रहती हैं, जो इमरान की सुपुत्री हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इमरान की पहली पत्नी के साथ इमरान की बेटी। ये आप देख रहे हैं, ये है पहली पत्नी के साथ इमरान खान की बेटी को आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं इमरान के दो बेटे हैं। ये जेमिमा जो पहली पत्नी है, उनसे इमरान के दो बेटे हैं और ये टेरिन जो बेटी है, दावा किया जा रहा है इमरान की बेटी है, ये वो आप देख रहे हैं। लेकिन अब इमरान खान के लिए मुसीबत पाकिस्तान में आ गई, क्योंकि दुनिया ये जानती है इमरान को एक बेटी और है सीक्रेट, लेकिन पाकिस्तान में कोई नहीं जानता। इमरान खान ने कभी अपने हलफनामे में भी नहीं लिखा जब चुनाव लड़ा कि उनकी एक और बेटी है, वहीं इमरान फंस गए। इमरान पर झूठा हलफनामा देने का आरोप है। इमरान ने चुनाव आयोग को दरअसल गलत हलफनामा दिया। हलफनामे में इमरान ने दो बेटों की जानकारी दी। इमरान और जेमिमा गोल्ड स्मिथ के दो बेटे हैं। जेमिमा उनकी पूर्व पत्नी, कासिम सुलेमान जेमिमा के साथ लंदन में ही रहते हैं। ये दोनों इमरान के बेटे हैं। जेमिमा गोल्ड स्मिथ इमरान से तलाक भी ले चुकी हैं। हलफनामे में बेटी टेरिन की जानकारी नहीं दी गई है, जबकि अमेरिकी कोर्ट टेरिन को बेटी बता चुका है। सामाजिक कार्यकर्ता ने पाकिस्तान में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कोर्ट में याचिका लगाई है, इमरान ने झूठ बोला, गलत हलफनामा दिया है, एक बेटी की बात छिपाई है। इमरान पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। कोर्ट से इमरान को अयोग्य करार देने की मांग की गई है कि इनकी सदस्यता रद्द की जाए। चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाने की मांग की गई क्योंकि उन्होंने झूठा हलफनामा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस मामले में सुनवाई कर रहे हैं। 19 जनवरी तक इमरान खान से कोर्ट ने जवाब मांगा है। इमरान बताएं कि वो टेरिन वाइट के पिता हैं या नहीं। अगर कोर्ट ने आरोपों को सही मान लिया तो इमरान का सियासी सफर चौपट और खत्म हो सकता है। सुनिए जरा, गृह मंत्री, पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं इमरान की इस सीक्रेट बेटी पर। तो उसमें सब्सटेंस क्या है? वो इसकी बेटी है, यानी इसमें कोई शक है कि वो बच्ची जो है वो इसकी बेटी है और इसके एक से ज्यादा जो है वो सबूत है, तो उसमें सब्सटेंस क्या है? वो इसकी बेटी है, यानी इसमें कोई शक है कि वो बच्ची जो है वो इसकी बेटी है और इसके एक से ज्यादा जो है वो सबूत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बहुत बड़ी खबर है 2024 में मोदी के संकल्प की, और ड्रग्स के खिलाफ 2024 का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है कि 24 में से पहले जहर को देश से मिटा देंगे, युवाओं की नसों से और रगों से इसे खत्म कर देंगे। अगली तस्वीर दिखाई जरा। देश के कई राज्यों में हाल ये है, पंजाब का नाम भी कहा जाता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि युवाओं की रगों में जहर ना आने पाए, उससे पहले प्रधानमंत्री ने 2024 के लिए संकल्प लिया। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें डराने वाली हैं। अब आपको बता रहे हैं ये ड्रग्स आ कहां से रहा। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये जो ड्रग्स है, पाकिस्तान इस ड्रग्स को भारत में भेज रहा है। ड्रोन के जरिए ड्रग्स आती है और पंजाब के कई शहरों में आकर, गांव में, कस्बों में ये ड्रग्स आकर गिरती है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। देखिए, लाहौर लिखा हुआ था, ये देख रहे हैं, ड्रोन आया, ड्रोन के साथ ड्रग्स भेज रहा है पाकिस्तान। ये देख रहे हैं, हाथों में ड्रग्स आप देख रहे हैं। आज ही 130 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं अमृतसर की तस्वीर, पंजाब की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ड्रोन के जरिए ड्रग्स भेजी गई है। आखिर ये ड्रग्स कहां से आ रही है?
यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसके बाद आपको बताऊंगा कि आखिर क्या तैयारी की गई है, ड्रग्स का रूट क्या है, इस ड्रग्स को कौन कौन से देश भारत में भेज रहे हैं, किसकी मंशा है कि भारत के युवाओं की रगों में सिर्फ जहर और ड्रग्स ये नशा दौड़ता रहे। देखिए, पहला मैप आप देख रहे हैं, अफगानिस्तान से ईरान, ईरान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आ रहा। पहला रूट अफगानिस्तान से ईरान, ईरान से पाकिस्तान और ग्वादर होते हुए हिंदुस्तान में घुस रहा है, गुजरात में। अगला रूट देखिए जरा, अफगानिस्तान से ईरान, ईरान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत, ये दूसरा रूट है। दो अलग अलग रूट है और पंजाब वाले रास्ते पर भी आ रहा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि भारत ने क्या, आप देखिए ड्रोन से कैसे आ रहा है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से फिर भारत में ड्रोन के जरिए गिराया जा रहा है, ये आप देख रहे हैं। ये है दूसरा रूट, पाकिस्तान से पंजाब में घुस रहा है। इधर जब आता है रूट तो अफगानिस्तान से ईरान, ईरान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से गुजरात और उधर पंजाब। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 का संकल्प ले लिया है कि इस जहर को देश से मिटाना है। ये रिपोर्ट देखिए जरा। ड्रग के कारोबार से जो डर्टी मनी जनरेट होता है, वो डर्टी मनी अंततोगत्वा देश विरोधी प्रवृत्तियों में उपयोग में आता है। मोदी जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं और इस बार मोदी ने देश को नशा मुक्त करने का बीड़ा उठाया है। नरेंद्र मोदी सरकार की ड्रग के कारोबार पर और उसके मुनाफे से आतंकवाद के वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम सख्ताई से इसको जीरो तक ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ड्रग्स के खिलाफ इस संकल्प में मोदी की पूरी टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। मोदी ब्रिगेड में सबसे आगे योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्होंने नशे के खिलाफ अपने 250 से ज्यादा फौजियों को मैदान में उतार दिया है और मंच से ड्रग्स के सौदागरों को सीधी चेतावनी भी दी थी कि सुधर जाओ, नहीं तो बुलडोजर सब तबाह कर देगा। नशे के अवैध कारोबार में जो भी लगा होगा, हम लोग अभी उसको चिन्हित कर रहे हैं, उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करने की कार्रवाई और उसके खिलाफ सजीव राष्ट्रीय अपराध में उसे अपराधी की तरह सजा दिलाने की कार्रवाई भी सरकार करेगी अगर कोई युवा पीढ़ी के जीवन के साथ खिलवाड़ करेगा। उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश में भी ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। शिवराज के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर कहा कि ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान चलाएंगे। ड्रग माफिया जो है, इन ड्रग माफियाओं के खिलाफ मध्य प्रदेश की पुलिस एक बड़ा अभियान चला करके मध्य प्रदेश के ड्रग माफिया को नेस्त नाबूद करने का संकल्प हम सोमवार को। अब ड्रग्स का मामला देश भर में तूल पकड़ने लगा है। लोकसभा में शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर जमकर हमला बोला। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਵਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ सर। 11 बजे क्या खा पी के आते थे, आसपास के सारे बोलते थे हमारी सीट बदल दो सर। जब बोलते थे लोग आके इधर बैठे होंगे पहलवान जी कहीं पे जाके उनको सूंघते थे कि क्या हो रहा, ये तो हालात हैं सर। ये मोदी की मुहिम का ही नतीजा है कि ड्रग्स पर संसद में गूंज से लेकर माफियाओं तक ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। नशा मुक्त भारत, यही प्रधानमंत्री मोदी का 2024 का संकल्प है। और अब आपको बताते हैं कैसे ड्रग्स पकड़ी जा रही है सैटेलाइट के जरिए। एनसीबी सैटेलाइट के जरिए भी ड्रग्स पकड़ रही है। उसे पता चल रहा है कहां ड्रग्स रखा गया और वहां तक एनसीबी पहुंच रही है। ये आप देख रहे हैं, ठीक इस तरह से सैटेलाइट से माफियाओं को पकड़ रही है एनसीबी, यानी नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट। इसरो के जरिए ड्रग्स माफियाओं की जांच हो रही है, इसरो से भी मदद मांगी जा रही है। सैटेलाइट से माफिया की संपत्ति पता की जा रही है। 15 नवंबर को मोरबी में गुजरात एटीएस की रेड हुई। इस छापेमारी में 120 किलो हेरोइन पकड़ी गई। पकड़ी गई हेरोइन की कीमत 600 करोड़ थी। उस दौरान एटीएस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। पूछताछ के बाद यह मामला एनसीबी को सौंप दिया गया। माफिया की जांच में एनसीबी ने इसरो की मदद ली थी और सैटेलाइट से जोडिया गांव में बड़ी प्रॉपर्टी का पता चला था। 2019 से 22 के बीच आपको बताऊं प्रॉपर्टी में बदलाव हुए। इसमें सामने यह आया कि कैसे एक प्लांट पर बंगला बना दिया गया।
गूगल अर्थ के जरिए माफिया की प्रॉपर्टी वेरीफाई की गई। जांच में यह भी सामने आया कि हेरोइन पाकिस्तान से आई थी। आगे की जांच में 155 किलो से ज्यादा की और हेरोइन पकड़ी गई। पकड़ी गई हेरोइन की कीमत 776 करोड़ के करीब बताई जा रही है। इस मामले में एनसीबी ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि माफिया राव पाक भाग गया है। ड्रग्स माफिया को दाऊद इब्राहिम गैंग ने शरण दी हुई है। जांच में आखिरी लोकेशन क्लिफ्टन रोड सामने आई है, जहां दाऊद का ठिकाना बताया जाता है। आइए अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कहां से इतना ड्रग आ रहा है, यह मैं आपको बताऊं। उससे पहले एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं कि देखिए यह एक्शन हुआ है जब पाकिस्तान से जो ड्रग आई है, बॉर्डर पर जो खेप आई है, यह ड्रग बरामद हुई है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, यह ड्रग निकली हुई है। यह आप देख रहे हैं बॉर्डर से कैसे ये ड्रग्स, देखिए किस तरीके से बॉर्डर से ड्रग्स भारत में भेजी जा रही। क्या मंशा है इसके पीछे? इसके पीछे मंशा है देश के युवाओं को खत्म करना, उनके भविष्य को खत्म करना। अब देखिए जरा कहां से आता है इतना ड्रग्स। अफगानिस्तान से सबसे ज्यादा ड्रग्स तस्करी हो रही है। पूरी दुनिया को ड्रग्स पहुंचा रहा है अफगानिस्तान। कुल खपत 80 से 85% सप्लाई अफगानिस्तान से है। तालिबान इसी से पैसा कमा रहा है। यही तालिबान की कमाई का जरिया है। दुनिया की सुरक्षा एजेंसियों की नाक में दम कर दिया है। तालिबान के साथ ही पाकिस्तान की भी बहुत अहम भूमिका है इसमें। भारत के बॉर्डर एरिया में अक्सर ड्रग्स पकड़ी जाती है। पंजाब, श्रीनगर, राजस्थान में सीमा के पास इसकी तस्करी है। कई बार तस्करी के लिए सुरंग तक सीमा पर मिली है। यह है अफगानिस्तान के जरिए कैसे ड्रग्स भेजी जा रही है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 तक इसे खत्म करने का संकल्प लिया। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।